देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर। Co-presented by National Insurance Company Limited, trusted since 1906. Coal India Limited, 5 decades of unearthing energy. Co-powered by Kent Gold, बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्यूरिफायर। मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। In association with Prestige Institute, NAC A++, PIMR Indore, Pride of Central India. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। कल रात 9 बजे जब हमने डिकोड शुरू किया था, तब तक जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति थे और इसके कुछ ही मिनटों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आज वो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों में जगदीप धनखड़ के बारे में जिस पार्टी ने पूरा यू टर्न ले लिया है वो है कांग्रेस पार्टी। जगदीप धनखड़ जब तक अपने पद पर रहे, कांग्रेस पार्टी ने उनका अपमान करने में, उनकी आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि कांग्रेस 8 महीने पहले जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई थी, क्योंकि वो तब कहती थी कि जगदीप धनखड़ का अपने पद पर बने रहना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आज वही कांग्रेस जगदीप धनखड़ की सबसे बड़ी शुभचिंतक बन गई है। आज कांग्रेस कह रही है कि जगदीप धनखड़ के साथ अच्छा नहीं हुआ और उन्हें अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार करना चाहिए। और आज कांग्रेस पार्टी जगदीप धनखड़ की तारीफें कर रही है। इसलिए आज हम कांग्रेस के इसी हृदय परिवर्तन को आपके लिए डिकोड करेंगे। आज का दूसरा बड़ा मुद्दा है बिहार में चल रहा वोटर वेरिफिकेशन, जिस पर संसद से लेकर बिहार विधानसभा तक हंगामा हुआ। मुद्दा 1 है, हंगामे की तस्वीर 2 है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को भी यह बताया है कि वो क्यों आधार कार्ड और राशन कार्ड को वोटर लिस्ट के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं मानता। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में करीब 52,30,000 ऐसे वोटर हैं जो अपने एड्रेस पर नहीं मिले और जिनका नाम अब वोटर लिस्ट से काटा जा सकता है। 52 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है। और आखिर में आपको कोल्ड ड्रिंक्स और जूस में बढ़ती चीनी की मात्रा को लेकर यूएई के नए कानून के बारे में बताएंगे। यूएई की सरकार ने घोषणा की है कि अब वो बाजार में बिकने वाली ऐसी तमाम ड्रिंक्स पर ज्यादा अतिरिक्त टैक्स लगाएगी जिनमें चीनी की मात्रा तय मानकों से ज्यादा है। तो यहां आपको यह समझना है, चाहे वो भारत की बात हो या दुनिया भर के जो दूसरे देश हैं, वहां की सरकारें हों, अब सब ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर वहां के लोग जागरूक हो जाएं और ऐसे तमाम खाने पीने की जो चीजें आपके स्वास्थ्य को खराब करती हैं, उन्हें रोकने की कोशिश, उन पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की कोशिश सरकारें कर रही हैं। तो अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। लेकिन उससे पहले आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं, फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहता हूं। आज से 19 वर्ष पहले 2006 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ओमकारा। बड़ी हिट फिल्म थी, आपने भी इस फिल्म को शायद देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो नाम जरूर सुना होगा। इस फिल्म में यह दिखाया गया था कि कैसे किसी के मन में संदेह का बीज बोकर, शक पैदा करके रिश्तों में धीरे धीरे कड़वाहट और दूरियां पैदा की जा सकती हैं। ये एक बहुत पुराना फॉर्मूला है, राजनीति में भी इस्तेमाल होता है और बाकी जगह भी इस्तेमाल होता है। जब दफ्तरों की पॉलिटिक्स होती है वहां पर भी इस्तेमाल होता है। जब बड़े बड़े जो संयुक्त परिवार हैं, जब उनमें पॉलिटिक्स होती है तो वहां भी इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे दो लोगों को आपस में लड़ा देना है। आज इस फिल्म के रिलीज होने के 19 साल बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी भी बिल्कुल वैसा ही कर रही है जैसा इस फिल्म में हुआ। वर्ष 2003 में जगदीप धनखड़ बीजेपी में शामिल हुए थे और तब से लेकर अब तक वो लगातार बीजेपी के साथ जुड़े रहे।
बीजेपी में शामिल होने से पहले धनखड़ लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में सक्रिय थे और उससे पहले वो जनता दल का हिस्सा थे। वर्ष 2019 में बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया और फिर वर्ष 2022 में वो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए। जगदीप धनखड़ जुलाई 2025 तक इस पद पर रहे, यानी कल तक। जगदीप धनखड़ जब तक देश के उपराष्ट्रपति रहे, कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने उन्हें लगातार परेशान किया। कभी उन पर पक्षपात के आरोप लगाए तो कभी उनके व्यवहार पर सवाल उठाए। लेकिन जैसे ही जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, वहीं कांग्रेस पार्टी, जो एक जमाने में उन पर सवाल उठाया करती थी, जो उन्हें कहती थी कि इन्हें इनके पद से हटा देना चाहिए, अब वो कांग्रेस पार्टी पिछले 24 घंटों से लगातार उनकी तारीफ कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी ने जगदीप धनखड़ को लेकर पूरा की पूरा यू टर्न ले लिया है। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के नेता सहानुभूति जता रहे हैं। सोमवार को इस्तीफा देने के बाद उनसे इस्तीफा वापस लेने का आग्रह और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। और इसी को तो राजनीति कहते हैं, जो समय बदलने के साथ साथ बदलती चली जाती है। इस समय कांग्रेस पार्टी धनखड़ को लेकर यही कर रही है। और आपने सुना होगा, राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त है, ना कोई दुश्मन। कौन दुश्मन किस दिन दोस्त बन जाए आप कह नहीं सकते। सोमवार को जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के करीब 1.5 घंटे बाद रात को 11 बजे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने जगदीप धनखड़ के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि जगदीप धनखड़ से आग्रह है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। और मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, देखिए उन्होंने क्या लिखा। और ये जो लंबी चौड़ी उन्होंने पोस्ट लिखी है, इसमें वो जगदीप धनखड़ की तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने फैसले को लेकर पुनर्विचार करना चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्हें समझाना चाहिए। जबकि आज से करीब 8 महीने पहले 10 दिसंबर 2024 को इन्हीं जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट लिखी थी, जिसमें लिखा कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है क्योंकि वो राज्यसभा की कार्रवाई के संचालन में पक्षपात करते हैं। लोकतंत्र के हित में यह कदम उठाया जा रहा है। और यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? यह तब लाया जाता है जब कोई पार्टी जगदीप धनखड़ को उनके पद से, यानी राज्यसभा के सभापति के पद से उन्हें हटाना चाहती है। तो यह पार्टी और यही नेता 8 महीने पहले जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाना चाहते थे, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। लेकिन अब उनकी तारीफ कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि उन्हें अपने पद पर रहना चाहिए। या तो इस समय झूठ बोल रहे हैं या उस समय झूठ बोल रहे थे। जगदीप धनखड़ पर पक्षपात करने का आरोप लगाने वाले जयराम रमेश आज दिल खोलकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। आज सुबह 8:30 बजे जयराम रमेश ने फिर से सोशल मीडिया पर लिखा कि वो नियमों, प्रक्रियाओं और मर्यादाओं के पक्के थे। ऐसा उन्होंने देखिए लिखा है। कांग्रेस के जो नेता आज धनखड़ की तारीफ कर रहे हैं, वही नेता कुछ महीने पहले तक उन्हें उनके पद से हटाने की कोशिश कर रहे थे। आज जो नेता जगदीप धनखड़ को नियमों और प्रक्रियाओं को मानने वाला बता रहे हैं, वही नेता कुछ समय पहले तक उन पर पक्षपात का आरोप लगा रहे थे। आज से 8 महीने पहले जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस राज्यसभा के महासचिव को सौंपा गया था। इस अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस के अलावा विपक्षी पार्टियों के सांसदों के हस्ताक्षर थे। भारत के संसदीय इतिहास में यह पहली बार हुआ था, पहला मौका था जब किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि तकनीकी कारणों से यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब तो जगदीप धनखड़ ने खुद से ही इस्तीफा दे दिया, खुद ही अपना पद छोड़ दिया। अब कांग्रेस पार्टी कहती है कि नहीं, अब आप अपने पद पर बने रहिए। तो जो कांग्रेस उस समय उन्हें हटाना चाहती थी, आज वही कांग्रेस उनकी तारीफ कर रही है। आज आपको एक पुराना वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि राजनीति में क्या क्या होता है, राजनीति में कैसे लोग चुटकी बजाते ही बदल जाते हैं।
और इसीलिए लोग कहते हैं कि नेताओं पर विश्वास नहीं होता। 19 दिसंबर 2023 को संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था और ये तब सदन में हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। उस समय संसद भवन की सीढ़ियों पर बैठकर सांसद इस निलंबन का विरोध कर रहे थे। विपक्ष के सांसद, कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी सीढ़ियों पर खड़े होकर जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने एक संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति का सार्वजनिक रूप से कैमरे के सामने मजाक उड़ाया और इस दौरान राहुल गांधी अपने मोबाइल फोन से कल्याण बनर्जी का ये वीडियो बनाते हुए हंस रहे थे। देखिए। Only to say Narendra Modi. That's very कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद देखिए कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी इस मजाक में शामिल हो रहे हैं और उनका वीडियो बना रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाए जाने की इस घटना की उस समय भी काफी आलोचना हुई थी और तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस घटना का उल्लेख तब राज्यसभा में किया था। वो बेहद दुखी थे क्योंकि ये मजाक देश के एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मजाक नहीं था, बल्कि उस संवैधानिक पद का भी ये अपमान था। यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। कल्याण बनर्जी देखिए, जो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था उस समय, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वीडियो दिखाया, दोबारा से आपको वो वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं, आप देखिए। और कल्याण बनर्जी ने अब उनका ट्वीट आपको दिखाता हूं, जो कल्याण बनर्जी 2023 में जगदीप धनखड़ का ऐसे मजाक उड़ा रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे। आज देखिए उन्होंने एक्स पर क्या लिखा है। अब जरा मैं पढ़ता हूं, देखिए। उन्होंने लिखा है, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया सर, ये उनका ऑफिशियल जो अकाउंट होता है उपराष्ट्रपति का। वी सिंसियरली प्रे टू द ऑलमाइटी फॉर योर लास्टिंग हेल्थ एंड वाइटैलिटी। योर वेल बीइंग इज योर हार्टफेल्ट डिजायर एंड प्रेयर। योर वेल बीइंग इज आवर हार्टफेल्ट डिजायर एंड प्रेयर। हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं है, आज उन्होंने अपनी शुभकामनाएं ही दी हैं, लेकिन उस समय कितना अपमान किया था उपराष्ट्रपति का, आज उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार उनका अपमान करती रही, वो उनके हर फैसले की आलोचना करती थी, उन पर सवाल उठाती थी, और अब देखिए कि आज कांग्रेस कैसे उनकी तारीफ कर रही है। दरअसल कांग्रेस इस कोशिश में है कि जगदीप धनखड़ और बीजेपी के रिश्तों में खटास आ जाए, इसलिए वो उनकी तारीफ कर रही है और उन्हें बीजेपी के खिलाफ एक प्रकार से भड़काने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस पार्टी ओमकारा फिल्म की तरह आग में घी डालकर बीजेपी और जगदीप धनखड़ के बीच एक फूट डालने की कोशिश कर रही है। वो कोशिश कर रही है कि सरकार और उनके बीच में कुछ ऐसी चीज पैदा हो जाए जिससे कांग्रेस को फायदा हो। और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के मुद्दे पर सियासत करके देश के लोगों के मन में भी एक शक का बीज बोने की कोशिश कर रही है, जबकि जगदीप धनखड़ अपने पत्र में स्पष्ट रूप से बता चुके हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से यह इस्तीफा दिया है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके लिए लिखा है कि वो जगदीप धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। देखिए उनका पूरा पोस्ट मैं आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। 2 लाइन का यह पोस्ट है, ज्यादा लंबा पोस्ट प्रधानमंत्री ने लिखा नहीं है, लेकिन सीधा सीधा पोस्ट है कि उन्हें बहुत सारे मौके मिले देश की सेवा करने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें जो है उत्तम स्वास्थ्य की उनके लिए कामना करते हैं। भारत के इतिहास में असल में जुलाई का महीना उपराष्ट्रपति पद पर बैठे लोगों के लिए भारी साबित हुआ है हमेशा ही। अब तक जुलाई के महीने में 3 उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि इन इस्तीफों की वजह अलग अलग रही है। जुलाई 1969 में वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। जुलाई 1987 में आर वेंकटरमन ने भी इस पद से इस्तीफा दिया था और अब जगदीप धनखड़ ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। यह भी जुलाई के महीने में ही हुआ है। इन तीनों उपराष्ट्रपतियों ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था और बीच में ही इस्तीफा दे दिया था। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब जल्द ही नए उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब पूरा देश यह जानना चाहता है कि भारत के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे। संविधान में उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति का चयन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। हालांकि इसे लेकर कोई समय सीमा तय नहीं है। हमारे देश के संविधान के अनुसार देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है और इस समय उपराष्ट्रपति का पद खाली है। इसलिए राज्यसभा के कामकाज की जिम्मेदारी फिलहाल उपसभापति हरिवंश पर होगी। आज शाम राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अब नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन उपसभापति हरिवंश ही करेंगे। फिलहाल संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज भी राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन उपसभापति हरिवंश ने ही किया था, जैसा कि आप तस्वीरों में यहां पर देख सकते हैं। आप देखिए कि कैसे आज उन्होंने संचालन किया है। डॉक्टर एल मुरुगन। Respected Deputy Chairman sir, with your kind permission on behalf of my colleagues, महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथार्थ और आत्मा गांव का हो, इसके लिए रुर्बन लागू किए। मैं आपके माध्यम से जनता का ध्यान श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी हो, इसके लिए रुर्बन लागू किए। मैं आपके माध्यम से जनता का ध्यान श्यामा प्रसाद। आज संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन था और आज भी विपक्षी पार्टियों ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा किया, जिसके बाद दोनों ही सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार में चल रहे वोटर वेरिफिकेशन को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक विपक्षी पार्टियों ने पोस्टर्स और बैनर्स के साथ विरोध प्रदर्शन किया है। पहली तस्वीर संसद भवन के परिसर की है, जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई विपक्षी नेताओं ने और सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। और दूसरी तस्वीर पटना की है, जहां बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ विपक्षी दलों के नेताओं ने
काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया है। राबड़ी देवी बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही थीं, जबकि उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव विधानसभा के अंदर वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठा रहे थे और नीतीश कुमार की सरकार को चेतावनी भी दे रहे थे। आप यहां देख सकते हैं। लोकतंत्र की जननी है और बिहार में ही लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम लोग हर के सोने नहीं देंगे। बहुत जो एसआईआर, हम बड़े विनम्रता से आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी उन्हीं वोटर से चुन करके आते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी उन्हीं वोटर से चुन करके आते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों ने अचानक से वेल के पास आकर आज हंगामा शुरू कर दिया और हालात उस समय ऐसे हो गए कि विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव को सदन में मार्शल बुलाने पड़े, जिसके बाद आरजेडी के विधायकों ने कुर्सी उठा ली और बाद में ये कुर्सी मार्शल्स को उनसे छीननी पड़ी। तो बिहार की विधानसभा का आप जरा ये तस्वीर, ये वीडियो देखिए और इसमें आपको दिखाई देगा कि सुरक्षा के लिए जिन मार्शल्स को तैनात किया जाता है, आज कैसे उन्हें विधानसभा के अंदर बुलाना पड़ा, कैसे उन्हें वेल में बुलाना पड़ा और किस तरह से आज इन मार्शल्स ने नारेबाजी करने वाले विधायकों को वहां से उठाया, उन्हें रोका, पीछे की तरफ लेकर गए और एक कुर्सी तक चलने वाली थी, इस कुर्सी को किसी प्रकार से एक मार्शल ने छीना। और देखिए, ये सब कुछ लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है, ये सब कुछ लोकतंत्र को बचाने के नाम पर हो रहा है। लेकिन क्या ये लोकतांत्रिक है? क्या लोकतंत्र में इसे सही आप कह सकते हैं? क्या लोकतंत्र इस प्रकार से बचेगा? ये आज पूरे देश को सोचना है। इस तरह का विरोध प्रदर्शन करके कांग्रेस और आरजेडी के नेता लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। कभी कांग्रेस ये कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा नारा देती थी। अब कांग्रेस वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर हंगामा करके लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रही है कि ये तो सब कुछ हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की रक्षा और लोकतंत्र खतरे में है, ये ऐसे नारे बन गए हैं कि जो नेता जब चाहे, जो पार्टी जब चाहे इनका इस्तेमाल कर लेती है। किसी भी मजबूत लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी है वोटर लिस्ट का सही होना। लोकतंत्र की अगर रक्षा करनी है तो सबसे पहले तो आपको अपनी वोटर लिस्ट को ठीक करना होगा, वरना बाहर से आए लोग, अवैध लोग आपके चुनाव में वोट डालने लगेंगे। और चुनाव आयोग ने यही कहा है कि भारत में वोटिंग का अधिकार सिर्फ उन्हें मिलेगा जो भारत के नागरिक हैं। वोटर वेरिफिकेशन के जरिए यही काम चुनाव आयोग अब बिहार में कर रहा है। और चुनाव आयोग कहता है कि ये जो SIR कैंपेन चल रहा है, ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम है, लेकिन कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बताती है। कांग्रेस इस पर चर्चा करने की मांग तो करती है, लेकिन दूसरी तरफ हंगामा करके सदन को भी नहीं चलने देती। आज जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष के नेताओं ने तख्तियां लेकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस कार्रवाई को स्थगित कर दिया। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप हंगामा करने तख्तियां लेकर आएंगे, ये सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, अपनी अपनी सीट पर जाएं, बैठें और किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, ताकि हम देश के किसान के कल्याण के विषय पर व्यापक चर्चा सदन में कर सकें। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
ये तो आपने लोकसभा देखा। राज्यसभा में भी विपक्ष के नेताओं ने इसी तरह का हंगामा किया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित की गई। अब सरकार का कहना है कि विपक्ष के सांसद जानबूझकर पोस्टर और बैनर्स लेकर सदन में आकर हंगामा कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियां पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराना चाहती थीं और अब वो बिहार के वोटर रिवीजन पर हंगामा कर रही हैं। लोकसभा में आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी पार्टियां हंगामा करके सिर्फ समय बर्बाद कर रही हैं। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम लोग जो बात करते हैं और सबने कहा कि ये प्लकार्ड लेकर के सदन में नहीं आएंगे, फिर ये अपने एमपीओ को ये पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत आपत्तिजनक है जी। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार है, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा मत करो। सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, फिर ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार लेगा? देश का करोड़ों टैक्स मनी को आप लोग हंगामा करके बर्बाद कर रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सुबह से तैयार करके आते हैं, बिजनेस लेके आते हैं, चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सब हमारा जो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों ने जो 2 दिन से जो हंगामा कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करना चाहता हूं। हम आपको ये बात अक्सर बताते हैं, कल भी बताया था, आज फिर से बता देते हैं कि संसद की कार्रवाई पर हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 1 मिनट का खर्चा है 2.5 लाख, यानी अगर 6 घंटे संसद की कार्रवाई चलती है तो कुल मिलाकर 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन आज लोकसभा में हंगामे की वजह से आज भी कोई काम नहीं हो पाया और आज भी दूसरे दिन टैक्स पेयर्स का और इस देश के लोगों का पैसा बर्बाद हुआ है। याद रखिएगा कि जो काम काज ठप हुआ है, इनमें किसी सांसद की जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा है। ये सारा पैसा आपकी जेब से, देश के टैक्स पेयर की जेब से जा रहा है और आज ये दूसरा दिन है। संसदीय कार्य मंत्री, अब उनका सवाल यह है कि अगर बिहार में फर्जी वोटरों को मतदाता सूची से हटाया जा रहा है तो इससे सिर्फ कांग्रेस जैसी पार्टियों को ही परेशानी क्यों हो रही है, और आज पूरे देश को भी यह सोचना होगा कि अगर फर्जी वोटर्स को हटाया जा रहा है तो कुछ पार्टियों को ही क्यों परेशानी हो रही है। तो आप देखिए कि किस पार्टी का इस पर उनकी क्या दलील है। ये जो सर को लेकर पूरा विरोध हो रहा है, इस पर मुझे कुछ बुनियादी सवाल करना है। भारत के संविधान और चुनाव के कानून के मुताबिक वोट कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक है। तो इसकी अगर थोड़ी जांच होती है तो इसमें परेशानी क्या है? मैं बिहार से आता हूं, वहां का सांसद हूं। बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में 125% आधार कार्ड बन गया है पॉपुलेशन से अधिक। तो क्या देखने का काम नहीं है क्या? चुनाव आयोग ने कहा है कि बहुत लोग बाहर के हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। वही वोट देगा जो भारत का नागरिक है और अपने क्षेत्र में रहता है। तो ये देखने का काम वो कर रहे हैं। अगर किसी का नाम 1 बूथ से 10 बूथ में है, 2 जिलों में है, तो क्या वो देखने का काम नहीं है क्या चुनाव आयोग का? यही तो सवाल है। इसको लेकर विपक्ष परेशान क्यों है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हाय तो वह इसीलिए मची हुई है कि बांग्लादेश और घुसपैठियों की बिना पर जो राजनीति करते हैं वो घबराए हुए हैं। ये जो कह रहा है कि सब सही हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। ये लोकतंत्र का कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है जो कर रहे हैं। बिहार में चुनाव आयोग के इस वोटर वेरिफिकेशन को लेकर आज की जो सबसे बड़ी खबर है आपके लिए वो ये है कि करीब 52,30,000 ऐसे वोटर हैं जो अपने पते पर नहीं मिले हैं और इनका नाम चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से हटा सकता है।
30,000 वोटर ऐसे हैं जिनका नाम इस बार वोटर लिस्ट से कट सकता है। यह बिहार में कुल मतदाताओं का 6.62% है। आज कांग्रेस के साथ SIR का विरोध करने वाली पार्टियों से सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वोटर लिस्ट से फर्जी वोटर्स को हटाया जा रहा है तो फिर यह लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई। बिहार में SIR पर रोक लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस सहित कुछ दूसरी विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में गई थी, यह कहने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद आखिर कांग्रेस और RJD जैसी पार्टियां अब इस मुद्दे पर हंगामा क्यों कर रही हैं जब सुप्रीम कोर्ट में वो लोग जा चुके हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ ही दिया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए। लेकिन आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और संसद में हंगामा भी करेंगे। कांग्रेस बार बार चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करती है, तो क्या अब कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है? वोटर वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है जिसमें उसने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही है। विपक्षी दलों का एक बड़ा आरोप यह रहा है कि वोटर लिस्ट अपडेट करने के नाम पर चुनाव आयोग लोगों की नागरिकता छीनने की साजिश कर रहा है। आपको याद होगा, जब आपको इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी, जब CAA कानून आया था, तब भी कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने यही गलतफहमी फैलाई थी कि इसके जरिए लोगों की नागरिकता ले ली जाएगी, और अब भी यही कहा जा रहा है। इसलिए अब अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि नागरिकता का सवाल SIR के अंतर्गत आता ही नहीं। यदि कोई मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य नहीं है तो केवल इसी आधार पर उसकी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। यह साफ किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने। और आज चुनाव आयोग का जो हलफनामा है वो मैं अपने साथ लेकर आया हूं, मेरे हाथ में है, और मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो फिर से इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन एलिजिबिलिटी ऑफ एनीवन अंडर आर्टिकल 326 विल नॉट लीड टू कैंसिलेशन ऑफ सिटीजनशिप। अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी नागरिकता भी छीन ली जाएगी। इसका मतलब बस इतना है कि उसे वोट डालने की इजाजत नहीं होगी, और वैसे भी चुनाव आयोग के पास किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार है ही नहीं। चुनाव आयोग तो ऐसा आयोग है जिसका काम है चुनावों की देखरेख करना। उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी है कि देश में ठीक से चुनाव कराए जाए। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को पहचान पत्र के 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड को शामिल करने का सुझाव दिया था पिछली बार जब ये सुनवाई हुई थी। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, और अलग अलग हाई कोर्ट भी इस बात को मान चुके हैं। और इसी तरह वोटर कार्ड और राशन कार्ड भी बड़े पैमाने पर फर्जी पाए गए हैं, इसलिए इन्हें 11 दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। और चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अगर पुराने वोटर कार्ड को ही सही मान लिया जाएगा तो फिर नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। और चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में लिखा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत 90% से ज्यादा मतदाताओं के नामांकन फॉर्म भर दिए गए हैं। उन्होंने लिखा है कि इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी का भी नाम वोटर लिस्ट में छूटे नहीं। इसलिए इसमें खासतौर पर गरीब, वंचित और हाशिए पर आने वाले समुदायों को प्राथमिकता दी गई है। ये उन्होंने इस हलफनामे में लिखा है। लेकिन आज मैं आप सबसे भी ये सवाल पूछता हूं और आपको कुछ जानकारी भी देता हूं। इलेक्शन कमीशन ने यह साफ कह दिया है, आधार नंबर इज नॉट एविडेंस ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल एटसेट्रा। उन्होंने कहा है कि आधार इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। और आप भी, मैं आपको भी ये बात कहता हूं, आप अपना आधार कार्ड आज निकालिएगा। जहां भी आप लोगों का आधार कार्ड रखा है, अगर आप अभी निकालना चाहते हैं तो अभी अपना आधार कार्ड निकालिए। आधार कार्ड को ठीक से पढ़िए, और आधार कार्ड पर यह साफ लिखा है, आपके आधार कार्ड पर भी लिखा होगा कि आधार
पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं। साफ साफ लिखा हुआ है कि आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति आकर यह कहता है कि मेरे पास आधार कार्ड है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं भारत का नागरिक हूं और मैं वोट भी डालूंगा, तो यह सही नहीं होगा। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और चुनाव आयोग ने भी ये कहा है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नकली आधार कार्ड बना लिया हो, बहुत सारे लोगों के पास नकली राशन कार्ड भी होता है। अब इनको अगर हमने दस्तावेजों की सूची में शामिल कर लिया तो इसके आधार पर उनका वोट भी बन जाएगा और इस प्रकार से अवैध आधार कार्ड के आधार को इस्तेमाल करके अवैध वोट बन जाएगा। इसलिए बड़ी बात यह है कि अगर वोटर लिस्ट की सफाई की जा रही है तो कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को उसमें परेशानी क्यों है? अगर ये 52 लाख वोट जो चुनाव आयोग बता रहा है कि कट जाएंगे, जरा अंदाजा लगाइए कि अगर ये सारे 52 लाख वोट इस बार चुनाव में ये सारे वोटर वोट डाल देते या इनके नाम पर कोई और वोट डाल देता तो 52 लाख वोट कम नहीं होते। ये किसी भी परिणाम को किसी तरफ भी ले जा सकते हैं। आजकल चारों तरफ युद्ध की बातें हैं, युद्ध की खबरें आ रही हैं और जब से लगातार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये युद्ध चल रहे हैं, तब से हर देश युद्ध की तैयारियों में जुटा है और हमारा देश भारत भी युद्ध की तैयारियों को लेकर बहुत गंभीर है। इसलिए आज भारतीय सेना के हथियारों से जुड़ी हमारे पास 2 खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि आज 3 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से भारत पहुंच गए हैं और जल्द ही ये आधिकारिक रूप से भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे। और दूसरी खबर आपके लिए यह है कि भारतीय वायुसेना में 62 वर्षों की सेवा देने के बाद MiG-21 फाइटर जेट सितंबर के महीने में रिटायर हो रहा है और इनकी जगह स्वदेशी तेजस फाइटर जेट्स ले लेंगे। और आज हम इन दोनों खबरों को आपके लिए डिकोड कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के बारे में बताते हैं। आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर अमेरिका से 3 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स आए हैं और इनका पूरा नाम है AH-64E अपाचे। इन हेलीकॉप्टर्स को डेजर्ट कैमोफ्लाज यानी रेत जैसे रंग से पेंट किया गया है, जिससे इन्हें रेगिस्तानी इलाके में छिपने में मदद मिलेगी। और ये पेंट इसलिए किया गया क्योंकि इन्हें पाकिस्तान की सीमा के बहुत करीब जोधपुर में तैनात किया जाएगा। अपाचे हेलीकॉप्टर्स दुनिया के सबसे एडवांस्ड लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में से एक माने जाते हैं और भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, जिन्हें पाकिस्तान की सीमा पर पंजाब के पठानकोट और चीन की सीमा के पास असम के जोरहाट में तैनात किया गया है। और अब भारतीय सेना को पहली बार यही अपाचे हेलीकॉप्टर्स मिलने वाले हैं। हालांकि आज ये हेलीकॉप्टर्स भारतीय सेना में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में इन्हें आधिकारिक रूप से सेना में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इन हेलीकॉप्टर से भारत की रक्षा क्षमता और मजबूत होगी और मुश्किल इलाकों में भारतीय सेना की ताकत अब पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। वर्ष 2020 में लगभग 4100 करोड़ रुपए में, यानी भारतीय सेना ने ये 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डील की थी। 4100 करोड़ रुपए की यह डील है और इस हिसाब से एक हेलीकॉप्टर की कीमत लगभग 683 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। एक हेलीकॉप्टर 683 करोड़ का, जिनमें से 3 आज भारत पहुंच गए और बाकी के जो 3 हैं वो कुछ समय में आएंगे। इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी वर्ष 2024 तक होनी थी, लेकिन सप्लाई चेन की में आने वाली परेशानियों के कारण इसमें देरी हुई। इन हेलीकॉप्टर्स में 4 बड़ी खासियत हैं जो इसे भारतीय सेना के सबसे घातक हथियारों में से एक बनाती है। पहला, अपाचे में हेल फायर मिसाइल्स होती हैं जो किसी टैंक के मजबूत कवच को भी सिर्फ एक हमले में नष्ट कर सकती है। दूसरा, इस हेलीकॉप्टर में एक ऐसी चेन गन लगी है जो सिर्फ 60 सेकंड में 625 गोलियां फायर करती है, यानी 1 सेकंड में 10 से ज्यादा गोलियां फायर कर सकती है। तीसरा, इन हेलीकॉप्टर्स में इंफ्रारेड सेंसर्स और नाइट विजन सिस्टम्स लगे हैं जो रात में भी बिल्कुल दिन की तरह दुश्मन को देख सकते हैं और उसकी पहचान करके सटीक हमला कर सकते हैं। और चौथा, अपाचे में एक ऐसा रेडार सिस्टम लगा है जो जमीन पर मौजूद दुश्मन के 128 टारगेट्स की पहचान करने के बाद उनमें से 16 सबसे महत्वपूर्ण टारगेट्स पर एक ही बार में हमला कर सकता है। हालांकि भारतीय सेना और वायुसेना के अपाचे में एक और खासियत है। ये हेलीकॉप्टर किसी ड्रोन से लाइव डेटा भी ले सकते हैं और भारतीय सेना के किसी हेलीकॉप्टर को ऐसी क्षमता पहली बार मिली है।
वर्ष 1991 में इराक के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने लगभग 278 टैंक्स और 900 दूसरे लक्ष्यों को नष्ट किया था और उसके बाद से ही अपाचे को टैंक किलर के नाम से जाना जाने लगा। अपाचे से पहले भारतीय सेना के पास 2 स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं और उनके नाम है प्रचंड और रुद्र। और आने वाले समय में ये तीनों हेलीकॉप्टर्स मिलकर किसी भी युद्ध या ऑपरेशन में पाकिस्तान के टैंक्स और बंकर्स को बहुत तेज रफ्तार से नष्ट कर पाएंगे। तो हमारा एक हथियार आया है, लेकिन हमारा दूसरा हथियार अब जा रहा है। यानी एक का हमने स्वागत किया है और दूसरे के फेयरवेल की हम तैयारी कर रहे हैं। तो अपाचे का हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन MiG-21 के फेयरवेल की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हम भारतीय वायुसेना के एक पुराने योद्धा यानी MiG-21 फाइटर जेट के रिटायरमेंट प्लान को आपके लिए डिकोड करेंगे, जिसने वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान का जमकर मुकाबला किया था। 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ने में बहुत मदद की थी। इसके बाद 2019 में भी बालाकोट हमले के बाद इसने पाकिस्तान के हमलों से भारत की सीमाओं की रक्षा की थी। बहुत पुराना साथी है हमारा। MiG-21 फाइटर जेट वर्ष 1963 में भारतीय वायुसेना में पहली बार शामिल हुआ था और उस समय यह भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था। यानी इसमें ध्वनि की रफ्तार से भी तेज उड़ने की क्षमता थी। उस समय सोवियत संघ के साथ हुए एक समझौते के तहत यह विमान भारत को मिला था। हालांकि अब खुद रशिया भी इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ये बहुत पुराने हो चुके हैं। यहां तक कि वर्ष 1985 में ही रशिया ने खुद इन MiG-21 जेट्स का निर्माण करना बंद कर दिया था। और अब भारतीय वायुसेना लगभग 62 वर्षों की सेवा के बाद सितंबर 2025 में MiG-21 को रिटायर कर देगी। इस समय भारतीय वायुसेना के पास इस विमान की 2 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। आमतौर पर वायुसेना की एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं और 18 विमानों के 2 स्क्वाड्रन अभी भी हमारे पास हैं। भारत ने लगभग 850 MiG-21 फाइटर जेट्स खरीदे थे। इनमें से 650 MiG-21 को सोवियत संघ से लाइसेंस लेने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हमारे देश में ही बनाया। और उस समय भारत पूरी दुनिया में सोवियत संघ के बाद इन फाइटर जेट्स का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर था। बाद में इन्हें अपग्रेड किया गया और इस समय भारतीय वायुसेना उन्हीं अपग्रेडेड MiG-21 फाइटर जेट्स को अब रिटायर कर रही है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इन विमानों को लगातार रिटायर किया जा रहा है फेजेस में, और अब आखिरी MiG-21 विमान रिटायर होने वाले हैं। इन विमानों ने वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत घातक हमले किए थे। 2019 में भी बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के हमलों का जवाब इन्हीं MiG-21 फाइटर जेट्स की मदद से हमने दिया था। लेकिन अब इनकी जगह हमारे देश में ही बने फाइटर जेट्स लेने वाले हैं और इस स्वदेशी लड़ाकू विमान का नाम है तेजस मार्क 1 अल्फा। यानी भारत अब खुद के भरोसे अपनी वायुसेना की ताकत को बढ़ा रहा है। और ये जो हमारा दोस्त है जिस पर हम बहुत भरोसा करते थे, हमारा सबसे लॉयल और भरोसेमंद दोस्त MiG-21 अब रिटायर होने वाला है। सोचिए, कोई व्यक्ति जब 60 या 65 वर्ष की उम्र में अपनी नौकरी से रिटायर होता है तो वो 40 या 45 वर्षों की सेवा देता है, लेकिन इस विमान ने तो 62 वर्षों तक हमारी वायुसेना में अपनी ड्यूटी की है और अब इस उम्र में ये रिटायर होने वाला है। इसलिए आज अगर आप चाहें तो MiG-21 को आप धन्यवाद दे सकते हैं। हालांकि ये विवादों में भी रहा, अलग अलग विमान दुर्घटनाएं इस दौरान होती रहीं, जिनकी वजह से MiG-21 पर भी सवाल उठे, लेकिन उस समय भारत के पास कोई विकल्प नहीं था और इसीलिए भारतीय वायुसेना इन्हें लगातार उड़ाती रही, इनका इस्तेमाल करती रही। जबकि जैसा मैंने आपको बताया, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। रशिया भी इन्हें बनाना बंद कर चुका है, लेकिन हम आज भी इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आज आप इस विमान के फेयरवेल को प्लान कर सकते हैं और इसे धन्यवाद दे सकते हैं। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको कोल्ड ड्रिंक्स और जूस में बढ़ती चीनी की मात्रा को लेकर UAE की सरकार के एक नए कानून के बारे में बताएंगे। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है
जो जोड़े देश को। विकसित भारत का विकसित भारत। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो मेरी रक्षा करता है और मेरी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। सैवलॉन ग्लिसरीन सोप। ढेर सारे ग्लिसरीन के साथ ये दे सॉफ्ट स्किन और सैवलॉन सुरक्षा जो रखे कीटाणुओं से सेफ। सैवलॉन ग्लिसरीन की सॉफ्टनेस, सैवलॉन की सुरक्षा। और अब हम ब्रिटेन के उस F-35 लड़ाकू विमान की उड़ान को डिकोड करेंगे जो पिछले 38 दिनों से भारत के एक एयरपोर्ट पर हमारा मेहमान बनकर खड़ा हुआ था। ब्रिटेन की नौसेना के F-35B फाइटर जेट ने आज पूरे 38 दिनों के बाद केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से आखिरकार उड़ान भरी है। करीब 1000 करोड़ रुपए के इस विमान ने 14 जून को एक तकनीकी खराबी के बाद केरल में इमरजेंसी लैंडिंग की थी और इसके बाद 6 जुलाई को ब्रिटिश और अमेरिकी इंजीनियर्स की एक टीम ने इसे ठीक करने की कोशिश शुरू की। ये दुनिया के सबसे आधुनिक और महंगे फाइटर जेट्स में से एक है, इसलिए इसकी मरम्मत का काम भी एक हैंगर में पूरी दुनिया से छिपा कर किया गया था। हालांकि अब तक ये नहीं बताया गया कि इस विमान में ऐसी क्या खराबी आई जिसे ठीक करने में 38 दिनों का समय लग गया। इस खराबी की वजह से ही यह विमान सोशल मीडिया पर लगातार मीम्स का सुपरस्टार बन गया और ब्रिटिश हाई कमीशन ने इस विमान की मरम्मत के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि मरम्मत के दौरान भारतीय अधिकारियों के सहयोग के लिए ब्रिटेन बहुत आभारी है और ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक ये विमान अब ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर जाएगा, जहां इस समय ब्रिटिश नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स मौजूद है और ये फाइटर जेट इसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात था और वापस ये वहां पर पहुंच जाएगा। तो आज बड़ी बात यह है कि इतने दिनों से हमारा एक खास मेहमान था जिसके बारे में देश के लोग भी पूछने लगे थे कि ये आखिर ये अतिथि ऐसा है जो जाने का नाम नहीं ले रहा, ये अतिथि कब जाएगा। तो आखिरकार ये F-35 नाम का जो अतिथि है ये आज चला गया और तस्वीरें आप इस अतिथि की यहाँ पर देख रहे हैं। एक बार आप देख लीजिए, आज इस विमान ने जो उड़ान भरी है ये उसी की तस्वीर है। तो आज आप इस F-35 विमान को बाय बाय कह सकते हैं। हमारे एक मेहमान की तरह ये हमारे साथ रहा 1 महीने से भी ज़्यादा और अब आखिरकार इस विमान को हमने अलविदा कह दिया है। कहा जाता है कि आपकी सेहत के लिए शक्कर या चीनी एक धीमा जहर है और आज हम इसी चीनी के खिलाफ एक नई जंग के बारे में आपको बताएंगे। चीनी के खिलाफ ये लड़ाई भारत के साथ साथ और देश भी लड़ रहे हैं और संयुक्त अरब एमिरेट्स यानी UAE में भी अब यही लड़ाई लड़ी जा रही है। UAE ने अब शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स यानी मीठे पेय पदार्थों पर एक नई नीति लागू करने की घोषणा की है और इसका मकसद है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना और मीठे ड्रिंक्स बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को चीनी की मात्रा घटाने के लिए प्रेरित करना। UAE की सरकार का मानना है कि चीनी की खपत को घटाने से मोटापा, डायबिटीज और कई दूसरी बीमारियों को रोकने में मदद मिलेगी। UAE के फाइनेंस और फेडरल टैक्स मंत्रालय ने यह ऐलान किया है कि वर्ष 2026 से यानी अगले साल से मीठे पेय पदार्थों पर टैक्स उनकी कैटेगरी पर नहीं बल्कि उसमें कितनी शुगर है इस आधार पर लगाया जाएगा। दरअसल अब तक एक्साइज टैक्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर आधारित होता था, लेकिन अगले साल से यह प्रणाली वहां बदल जाएगी और फिलहाल UAE में सभी मीठे ड्रिंक्स में 50% टैक्स और एनर्जी ड्रिंक्स और तंबाकू से बने उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक स्मोकिंग जिसको आप इलेक्ट्रिक स्मोकिंग डिवाइस कह सकते हैं, उसमें इस्तेमाल होने वाले लिक्विड्स पर 100% टैक्स लागू है।
नई टैक्स प्रणाली का फायदा मीठे ड्रिंक्स बनाने वालों के साथ साथ आम लोगों को भी होगा। कंपनियां टैक्स को कम करने के लिए अब अपने पेय पदार्थों में शुगर की मात्रा को कम करेंगी, जिससे उन्हें टैक्स कम देना होगा, जिससे कीमतें घट जाएंगी और शायद लोगों को कम शुगर वाले ज़्यादा हेल्दी विकल्प इसके अलावा मिल पाएंगे। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाने वाले उत्पादों की खपत को कम करना है। पहले ये जो नीति थी ये सिर्फ तंबाकू और एनर्जी ड्रिंक्स के लिए थी। फिर 2019 में इसमें शुगर स्वीटन ड्रिंक्स को भी शामिल कर लिया गया और इससे पहले अबू धाबी ने स्कूलों में वहां पर जंक फूड पर बैन लगा दिया था और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक खाने की नई पॉलिसी पिछले साल लागू की। स्कूलों से जंक फूड पर पूरी तरह से पाबंदी जनवरी 2025 में लागू की गई थी और इस पॉलिसी के तहत जो जंक फूड इस प्रकार के हैं जिनसे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, उन पर स्कूलों की कैंटीन में पूरी तरह से प्रतिबंध उस समय लगा दिया गया था। यूएई की सरकार के इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण है, यूएई में हर 5 में से 2 बच्चों का या तो वजन बहुत ज्यादा है या वो मोटापे के शिकार है। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 40% बच्चों पर ऐसा असर देखा गया है। दुबई में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लगभग 22% लोग अब ओवरवेट हैं या मोटापे से ग्रस्त हैं। खतरा इस बात का है कि अगले 10 साल यानी वर्ष 2035 तक लगभग 75 लाख लोग ओवरवेट या मोटापे का शिकार हो सकते हैं और वहां की सरकार के इस कदम का उद्देश्य लोगों में मोटापे, डायबिटीज और दिल की बीमारी जैसी बीमारियों को रोकना है और इसके अलावा न्यूट्रिशन रिच और संतुलित आहार लोगों को मिले और वो उसको खाएं, ये सुनिश्चित करना है। यूएई के साथ साथ फरवरी 2023 तक दुनिया के 106 देश ऐसे हैं जिन्होंने मीठे ड्रिंक्स पर ज्यादा टैक्स का कानून लागू कर दिया है, जिसमें दुनिया की 52% आबादी कवर हो जाती है। भारत में भी इस तरह के ड्रिंक्स पर 28% जीएसटी और 12% कॉम्पनसेशन सेस लागू है, लेकिन ये टैक्स शुगर कंटेंट या न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पर नहीं है। यानी ड्रिंक में शक्कर कितनी भी हो, टैक्स हमारे यहाँ 40% ही रहेगा। इसलिए आज हम आप सबसे भी ये कहना चाहते हैं कि दुनिया भर के जो अलग अलग देश हैं उनकी सरकारें अपने देश के लोगों को जागरूक कर रही हैं और उनसे कह रही हैं कि आप इस प्रकार का खाना और पीना छोड़ दीजिए जिससे आपके शरीर को नुकसान होता है। और अब अलग अलग सरकारें इसे लेकर अपने अलग अलग नियम भी लागू कर रही हैं। तो अब एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको कुछ और बहुत ही दिलचस्प खबरें दिखाने वाले हैं। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। कोयला मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में कोल इंडिया लिमिटेड की CSR क्षेत्र में एक अनोखी पहल निर्माण योजना। इस पहल का उद्देश्य कोल इंडिया के खनन क्षेत्रों में रहने वाले UPSC सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में सफल हुए उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें मेंस की तैयारी में सहायता मिले। 2024 में 6 बेटियों ने निर्माण योजना का लाभ लेकर UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता हासिल की है। कोल इंडिया, 5 decades of unearthing energy. Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार ढेर सारे ग्लिसरीन के साथ ये दे सॉफ्ट स्किन और सैवलॉन सुरक्षा जो रखे कीटाणुओं से सेफ। सैवलॉन ग्लिसरीन की सॉफ्टनेस, सैवलॉन की सुरक्षा।
Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। अब ये जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये दूरदर्शन के दर्शकों के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो अभी दूरदर्शन नहीं देखते, क्योंकि भारत में टीवी देखने का तरीका बदल रहा है, लेकिन फिर भी डीडी फ्री डिश आज भी सबसे ज्यादा लोगों की पहली पसंद भारत में बना हुआ है। क्रोम सब्सक्राइबर एस्टेब्लिशमेंट सर्वे की एक ताजा रिपोर्ट में यह बात साबित हुई है। अप्रैल से जून 2025 में किए गए इस सर्वे के अनुसार भारत में डीडी फ्री डिश के 6 करोड़ 41 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, यानी देश में सबसे ज्यादा दर्शकों की संख्या डीडी फ्री डिश पर है। इसके बाद पे डीटीएच और केबल आते हैं। पे डीटीएच वो सारी डीटीएच सर्विसेज जिनके लिए आप पैसा देते हैं सब्सक्रिप्शन के तौर पर। पे डीटीएच पर 5 करोड़ 30 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि केबल और दूसरे चैनल्स पर 5 करोड़ 25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। केबल एंड हिट्स पर देखिए तो डीडी फ्री डिश अगर आप देखेंगे तो कहीं ज्यादा आगे है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिल्कुल फ्री है और डीडी फ्री डिश की जो कवरेज है वो देश के गांव-गांव तक है और आज दूरदर्शन देश के घर घर में मौजूद है। यहां पर आपको मनोरंजन, खेल, फिल्म और न्यूज सब कुछ एक साथ मिलता है और वो भी बिल्कुल फ्री, यानी इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी होती। डीडी फ्री डिश अब सिर्फ दर्शकों की ही नहीं बल्कि चैनल और विज्ञापन कंपनियों की भी पहली पसंद बन गया है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा लोग टीवी देख रहे हैं, व्यूअरशिप सबसे हाई है और यह किसी भी चैनल या कार्यक्रम की लोकप्रियता पर सीधा असर डालता है। जिस सर्वे की मैं बात कर रहा हूं, इसमें 31 लाख से ज्यादा घरों से जानकारी जुटाई गई, जिससे आप समझ सकते हैं कि लोग डीटीएच, केबल या डिजिटल में से कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। यह समझने के लिए यह सर्वे हुआ और इसका सैंपल साइज इतना बड़ा है कि इस बात का आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आजकल भारत के दर्शकों के लिए टीवी देखने का सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म कौन सा है, और वो है डीडी फ्री डिश। और क्योंकि इसके नाम में ही फ्री है, आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसा इसमें देना नहीं है। तो आज के लिए डीकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आप सोचते हैं कि आप समय काट रहे हैं तो ये आपका वहम है, क्योंकि आप समय नहीं काट रहे बल्कि समय आपको काट रहा है। नमस्कार। जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग